सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से राजधानी एजुकेशनल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी जो है मेरे लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, घर बैठ के रेगुलर बेसिस पे मेरे कंटेंट को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर अगेन स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आज के लेक्चर को हम क्या करें, कंटिन्यू करें। हमारा फाइलम जो चल रहा था, ये कौन सा फाइलम था, हम निडेरिया और सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में स्टडी कर रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने इसके बायोलॉजिकल प्रोसेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पेशल कैरेक्टर्स, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, मैं सिलेंट्रेटा फाइलम या निडेरिया फाइलम जो है इसके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको किस तरह से और कितने क्लासेस में जो सिलेंट्रेटा फाइलम को डिवाइड किया गया है, इसके क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, कौन कौन से क्लासेस हैं और उनके कितने मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के कॉमन नेम क्या होते हैं, सामान्य नाम क्या होता है। हम इन सभी बातों को जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सिलेंट्रेटा फाइलम। और इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर मैं आपको किसके बारे में बताने वाला हूं, यहां पर क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। देखिए, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम का है, बेसिकली हम पहले ये बात करें कि इसका वर्गीकरण, सिलेंट्रेटा फाइलम जो है बेसिकली इसका वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पे किया जाता है, वो आधार क्या है, वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे इनके मेंबर्स को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो किस बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं अपन, इसको करते हैं अपन बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके जो है शारीरिकी के आधार पर इनको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सो हमारा क्लासिफिकेशन का बेस और क्राइटेरिया क्या है, मैंने कहा ये है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, मैंने कहा ये है ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मतलब शारीरिकी की बात करते हैं, तो इनके जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इसको हम कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, हम पहले जो है ये स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्दर हम बेसिकली 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे। कितने क्लास होते हैं, मैंने कहा यहाँ पर हम 3 क्लासेस या फिर 3 वर्ग के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये वर्ग कौन कौन से होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर कहा कि इसको हम 3 क्लास में क्या कर सकते हैं, इसको 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ये 3 क्लासेस कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये जो 3 क्लासेस हैं जिसे हमें यहाँ पे स्टडी करना है, ये बेसिकली होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट क्लास जो होता है ये होता है हाइड्रोजोआ। क्या होता है, मैंने कहा ये होता है हाइड्रोजोआ। अब ये हाइड्रोजोआ जो कि फर्स्ट क्लास है, हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि वो तीनों क्लास है कौन कौन से। मैंने कहा कितने क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 वर्गों में इसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। बट हम ये देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजोआ है उसके बाद सेकेंड क्लास कौन सा है। ठीक है, सेकेंड क्लास में बताने वाला हूं। सेकेंड क्लास को कहते हैं स्काइफोजोआ। क्या कहा जाता है, इसे स्काइफोजोआ कहा जाता है। स्काइफोजोआ के बाद जो है वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है एंथोजोआ। क्या होता है, एंथोजोआ होता है। आपको ये बता दूं कि एंथोजोआ जो है इसी पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स या फिर इसी पर्टिकुलर क्लास को क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको एंथोजोआ के अलावा इसे एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है। क्या कह सकते हैं, एक्टिनोजोआ भी कह सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जिसे हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेंट्रेटा एज वेल एज द निडेरिया फाइलम एंड व्हाट इज द बेसिस, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का आधार क्या है, मैंने कहा इट इज अ शारीरिकी, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द सिलेंट्रेटा फाइलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक क्लासेस एंड these classes are here. First is hydrozoa, second is scyphozoa, third is एंथोजोआ एंड एंथोजोआ इज ऑल्सो known as, is commonly known as एक्टिनोजोआ। इसे एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है। हमने यहाँ पे तीनों ही क्लासेस को क्या किया है, स्टडी किया है। अब हम सीधे बढ़ने वाले हैं
हमारा जो वेरी फर्स्ट क्लास है, मैंने कहा फर्स्ट क्लास जो है यहाँ पे सिलेंट्रेटा के फाइलम में जो बेसिकली हम पहले वर्ग को पढ़ते हैं, वो क्या दिख रहा है अपने को यहाँ पर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे किसके बारे में। देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फर्स्ट क्लास के बारे में बताने वाला हूँ। ये क्या है, मैंने कहा ये है हाइड्रोजोआ। क्या है ये, मैंने कहा ये है हाइड्रोजोआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के हम जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हाइड्रोजोआ क्लास है स्टूडेंट, बेसिकली इस क्लास के पहले हम बात करेंगे कि जो भी मेंबर्स, जो भी स्पीसीज इस क्लास में आते हैं, जनरली उसका आवास स्थान क्या होता है, प्लेस ऑफ लिविंग या हैबिटेट क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर हम पर्टिकुलर इसके हैबिटेट की पहली बात करें, मैंने कहा अगर हम किसकी बात करने वाले हैं, प्लेस ऑफ लिविंग या ये जहां पे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हैबिटेट कहते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हैबिटेट को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली इसका हैबिटेट क्या होता है, मैंने कहा इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली कहां रहते हैं, मैंने कहा ये मेराइन वाटर में रहते हैं। कहां रहते हैं बताइए, मैंने कहा मेराइन वाटर में रहते हैं। लेकिन मेराइन वाटर को आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस बहुत से सेशन में आपको बता रखा है कि मेराइन वाटर का मीनिंग क्या होता है। मेराइन वाटर का मीनिंग होता है सी वाटर। क्या होता है, मैंने कहा ये सी वाटर में भी मिल सकते हैं। कहां मिल सकते हैं, सी वाटर में मिल सकते हैं। बेसिकली समुद्री जल में जो लवणीय प्रकार के जल होते हैं वहां पे भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है सी वाटर, मेराइन वाटर के साथ साथ इनका हैबिटेट जो है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर भी होता है। क्या होता है, फ्रेश वाटर भी होता है। अब हम ये डिस्कस करें कि अगर ये स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, मतलब अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे सीधा ही इसका एक सिंगल स्पीसीज जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, इसका मैं क्या लेने वाला हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, राइट। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ द स्पीसीज बेसिकली विच लिव इन द विच कैन बी सीन इन द फ्रेश वाटर, जो कहाँ पे देखे जा सकते हैं, मैंने कहा जो कहाँ पे रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंने कहा ये है हाइड्रा। तो मैंने कहा Hydra is a member of the Hydrozoa class and generally it can be live in fresh water। कहाँ रह सकते हैं, मैंने कहा ये जो है स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिकली ये बताया कि हाइड्रोजोआ के जो भी मेंबर होते हैं वो सी वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ पे हैबिटेट की बात कर ली है स्टूडेंट, ठीक है। अब सीधे हम लीड करते हैं हैबिटेट के बाद कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है दैट वी शुड स्टडी अबाउट दिस क्लास हाइड्रोजोआ। व्हाट इज इट, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपको याद हो प्रीवियस ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ द सिलेंट्रेट। मैंने कहा था आपको कि सिलेंट्रेट के जो भी स्पीसीज होते हैं, जीव होते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बेसिकली दो रूपों में पाए जाते हैं, टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है पॉलिप फॉर्म, एक होता है मेडुसा फॉर्म। मतलब पॉलिपॉइड फॉर्म, मेडुसोइड फॉर्म आपने सुना है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको क्यों बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मतलब हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में क्या प्रेजेंट होता है, मेटाजेनेसिस प्रेजेंट होता है। अब मुझे आप बताएं, अगर यहाँ पर मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों स्टेज होनी चाहिए, मतलब पॉलिप स्टेज भी होनी चाहिए और मेडुसा स्टेज भी होनी चाहिए। और वो दोनों स्टेज जो है वो आपस में क्या शो करने चाहिए, इंटर कन्वर्जन, मतलब वो एक दूसरे में चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा ये अगर पॉलिप स्टेज और मेडुसा स्टेज एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, मेटाजेनेसिस कह सकते हैं। और इसी को ही क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर सीधे ही पॉइंट ले रहा हूं कि मेटाजेनेसिस जो होता है वो इस क्लास के मेंबर के द्वारा क्या होता है, मैंने कहा ये शो किया जाता है। यहाँ पे अगर हम मेटाजेनेसिस की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम मेटाजेनेसिस की बात कर रहे हैं। मेटाजेनेसिस के साथ साथ मेटाजेनेसिस को ही क्या कहते हैं बताइए, मेटाजेनेसिस को ही हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या कहते हैं इसको, इसी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पीढ़ी एकांतरण भी तो कहते हैं। तो मैंने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बेसिकली पीढ़ी एकांतरण भी क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी यहाँ प्रेजेंट होता है। और आपको अगर याद हो, मैंने इसी पर्टिकुलर फिनोमिना को समझाने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता वर्ड भी तो मैंने क्या किया था, यूज किया था। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब पीढ़ी एकांतरण के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है,
पॉलीमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होता है। तो एक बात आप मुझे बताएं कि अगर ये तीनों स्टेज प्रेजेंट है, ये तो देखा हमने, लेकिन यहां पर हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, ठीक है, यहां पर हम अपवाद की बात करेंगे। यूं तो मैंने कहा है कि ऑल द मेंबर्स विच जनरली बिलोंग टू द हाइड्रोजोआ, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें मेटाजेनेसिस भी होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। लेकिन यहां पर अगर हम यहां पे एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं कि अगर हम यहां पे किसकी बात करें, अगर हम यहां पे अपवाद की बात करते हैं तो इसी का मेंबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा इसका मेंबर क्या है, हाइड्रा। यहां पे हाइड्रा की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली मैंने कहा कि हाइड्रा जो होता है वो क्या शो नहीं करता, मैंने कहा ये जो है मेटाजेनेसिस को शो नहीं करता। मेटाजेनेसिस के साथ साथ ये किसको शो नहीं करता, मैंने कहा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। समझ जाएंगे आप, मैंने लिखा है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहां से होगा, तो बेसिकली यहां पर हाइड्रा जो है ये बेसिकली क्या है, हमारा अपवाद का पॉइंट है। एक्सेप्शनली ये जो हाइड्रा होते हैं उसमें मेटाजेनेसिस के साथ साथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता है, अब्सेंट होता है। बाकी सभी मेंबर में क्या होता है, मैंने कहा उसमें प्रेजेंट होता है, जो भी हाइड्रोजोआ बेसिकली क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहां पर हमने ये डिस्कस किया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसी पर्टिकुलर क्लास का एक मेंबर है, वो कौन सा है, मैंने कहा इसी पर्टिकुलर क्लास का एक मेंबर होता है ओबेलिया। क्या होता है, ओबेलिया होता है। अगर मैं इसके ओबेलिया की बात करता हूं स्टूडेंट, तो ओबेलिया में क्या होता है, मैंने कहा ओबेलिया में ये दोनों ही स्टेज, मतलब यहां पर क्या होता है, मेटाजेनेसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि ओबेलिया जो है वो मेटाजेनेसिस भी शो करता है, इसके साथ साथ ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी क्या करता है, शो करता है। मतलब पीजी एकांतरण भी होता है, मेटाजेनेसिस भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ओबेलिया में क्या प्रेजेंट होता है, ओबेलिया में क्या देखा जा सकता है, मैंने कहा पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ओबेलिया को जो है स्टडी किया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्शनल पॉइंट क्या था, मैंने कहा केवल एक सिंगल स्पीसीज है हाइड्रा, जो बेसिकली फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले सिलेंट्रेट्स होते हैं, निडेरियंस होते हैं, और उसमें मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, अगर हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो देखिए फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको क्या करना है। अगर हम इसमें पर्टिकुलर हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में किसकी बात कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब निषेचन की बात कर रहे हैं, तो निषेचन के आधार पर इसमें जो है बेसिकली आप जानते हैं कि निषेचन जो है वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस जगह हो रहा है, मतलब इनसाइड द बॉडी हो रहा है या आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। इस बेसिस पे उसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब एक तो होता है बाह्य निषेचन और एक क्या होता है, मैंने कहा आंतरिक निषेचन। लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद हमें कौन सा पॉइंट स्टडी करना है। देखिए यहां पर हम लार्वल स्टेज की बात करने वाले हैं। कौन सी बात करने वाले हैं, लार्वल स्टेज की बात करें तो देखिए यहां पर यह कहा जाता है, अगर हम ओबेलिया में लार्वल स्टेज की बात करते हैं, ओबेलिया में पाए जाने वाले लार्वा को हम क्या कहते हैं, ओबेलिया में जो लार्वा प्रेजेंट होता है इसे बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे ओबेलिया में जो लार्वा प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसके लार्वल स्टेज में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और ओबेलिया में जो लार्वा पाया जाता है इसे हम कहते हैं प्लेनुला। क्या कहते हैं, प्लेनुला कहा जाता है। तो प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट है ओबेलिया में, इसीलिए यहां पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो कैसा होगा, वो बेसिकली इनडायरेक्ट टाइप का होगा। कैसा होगा, इनडायरेक्ट टाइप का होगा। आप सीधे लीड करते हैं, यहां पर एक एक्सेप्शन पॉइंट और हमें देखने को मिलता है, वो क्या होता है, मैंने कहा यहां पर अगेन अगर हम किसकी बात करें, हाइड्रा की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रा की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रा में कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होता। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, यहां पर अगेन मैं हाइड्रोजोआ में बता रहा हूं, हाइड्रोजोआ का ही मेंबर होता है हाइड्रा, और हाइड्रा में लार्वल स्टेज क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसीलिए यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा, मैंने कहा यहां पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय परिवर्धन जो है वो डायरेक्ट टाइप का मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पे लार्वा क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं,
हाइड्रोजुआ के बारे में। बेसिकली ये क्या है, मैंने कहा हाइड्रोजुआ के जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें जो गैमेट्स का ओरिजिन होता है, किसका, मैंने कहा गैमेट्स, मतलब जो युग्मकों की जो उत्पत्ति होती है वो बेसिकली कैसे हमें देखने को मिलता है। मैंने कहा यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं, बेसिकली जो गैमेट्स मतलब युग्मक जो होते हैं उनका ओरिजिन कैसे देखने को मिलता है। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं कि इनका ओरिजिन मतलब युग्मकों की जो उत्पत्ति होती है वो बेसिकली कैसे देखने को मिलता है। मैंने कहा यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं स्टूडेंट, ये एक्टोडर्म से ओरिजिन को शो करते हैं। कैसे, मैंने कहा एक्टोडर्म से ओरिजिन को शो करते हैं। तो क्या इनके ओरिजिन को कह सकते हैं हम, इनका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑल द पॉइंट दैट यू शुड नो अबाउट द हाइड्रोजुआ क्लास ऑफ द सिलेंट्रेटा फाइलम, उसके बारे में मैंने आपको बताया। हम यहाँ पे इनके जो भी कैरेक्टर पढ़ चुके हैं उसको वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं। आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर के सारे पॉइंट्स को क्या करें, रिवाइज करें मेरे साथ। देखिए मैंने कहा अगर हम हाइड्रोजुआ क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे हैबिटेट क्या होता है, ये मेराइन वाटर में रहते हैं, मतलब सी वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया वो क्या है, हाइड्रा। अगर हम यहाँ पे मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो जनरली ये तीनों प्रोसेस जो हैं इसके मेंबर में देखने को मिलता है, लेकिन देयर इज ए वन सिंगल एक्सेप्शन, यहाँ पे अपवाद होता है। अगर हाइड्रा की बात करते हैं तो वो मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण प्रदर्शित नहीं करता है। अगर ओबेलिया में लार्वल स्टेज की बात करते हैं तो ओबेलिया जो है वो लार्वा जो है बेसिकली उसमें कौन सा होता है, प्लेनुला लार्वा प्रेजेंट होता है। एक्सेप्शनली हम यहाँ भी कह रहे हैं कि हाइड्रा में कोई लार्वा जो है, लार्वल स्टेज जो है, लार्वा अवस्था नहीं पाया जाता। यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मैंने कहा एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है, वो बाह्य प्रकार का होता है। गैमेट्स का ओरिजिन कैसे होता है, मैंने कहा ये एक्टोडर्म से होता है। और इस तरह के ओरिजिन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन वाले। यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, मैंने कहा बेसिकली यहाँ पर गैमेट्स का ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि ये मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओबेलिया जो है उसमें क्लियरली विजिबल होता है। और इसीलिए मैंने कहा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस देखने को मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुरूपता जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब डायरेक्टली हम लीड करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। हम इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने कहा इसके फर्स्ट एग्जाम्पल को स्टडी करने वाले हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं कि हाइड्रोजुआ का जो फर्स्ट एग्जाम्पल आप जानते हैं हम यहाँ पे पढ़ रखे हैं, ये क्या है, हाइड्रा है। क्या है ये, हाइड्रा है। सेकंड एग्जाम्पल ये भी पढ़ रखे हैं, ये क्या है, ओबेलिया। क्या है, ओबेलिया। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताना है आपको कि ओबेलिया जो है विच इज अ मेंबर ऑफ द हाइड्रोजुआ क्लास, इसका कॉमन नेम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसका कॉमन नेम होता है सीफर। क्या होता है, मैंने कहा ये जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, सीफर होता है। ओबेलिया का कॉमन नेम क्या है, सीफर। हाइड्रा फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर क्या है, ओबेलिया। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं इसी का पर्टिकुलर थर्ड मेंबर कौन सा है। थर्ड मेंबर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इसे कहा जाता है फाइसेलिया। क्या होता है, मैंने कहा हम फाइसेलिया के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन अगर हम फाइसेलिया के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट, बेसिकली फाइसेलिया क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा। जो फाइसेलिया है ना, ये जो बेसिकली फाइसेलिया है, ये इसके लिए क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फनी और यूनिक टाइप का है। ये क्या है, मैंने कहा यहाँ पर फाइसेलिया को कहते हैं पोर्टिग्यूज। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पोर्टिग्यूज मेन ऑफ वॉर। मैं समझाऊंगा आपको क्यों कहते हैं पोर्टिग्यूज मेन ऑफ वॉर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक युद्ध आपने पढ़ा होगा बेसिकली लोअर क्लासेस में, एसएसटी वगैरह में आपने पढ़ा होगा, जिसे हम कहते हैं पुर्तगाली का युद्ध। ठीक है, तो ये पोर्टिगूज वॉर जो होता है उसका इसे बेसिकली क्या कहते हैं, या फिर पुर्तगाली युद्ध का सैनिक कहा जाता है, या फिर पोर्टिगूज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो फाइसेलिया है इसके पास कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर थे जिसका इस्तेमाल जो है एज ए वेपन के तौर पे जो पुर्तगाली युद्ध है, पोर्टिगूज वॉर था, उसमें किया गया था। और इसी पर्टिकुलर बेसिस पे यहाँ पे फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या होता है, जो कि एक सिलेंट्रेट है, निडेरियन होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, पोर्टिगूज मैन ऑफ द वॉर। अब हम इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, उससे ये मालूम चल जाएगा आपको कि आखिर इसमें क्या क्या ऐसे करेक्टर हैं जिसको जो है इस्तेमाल किया गया था, किसमें, पोर्टिगूज मैन या फिर पोर्टिगूज वॉर में, पुर्तगाली के युद्ध में जो है इसको इस्तेमाल किया गया था। हम यहाँ पर एक डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, उस डायग्राम के द्वारा आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा मैंने। देखिए इस डायग्राम में जो फाइसेलिया है उसके बहुत सारे कैरेक्टर भी आपको दिखाई देंगे, मतलब बहुत सारे
जो इसके जनरल कैरेक्टर होते हैं, अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं, वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं फाइसेलिया का डायग्राम। अब देखिए ये जो है बेसिकली फाइसेलिया का जो मॉर्फोलॉजी है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मैं बनाने वाला हूँ, ये क्या है, ये फाइसेलिया का जो डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ। बेसिकली इससे आप समझ पाएंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से ऐसे स्पेशल फीचर होते हैं। देखिए मैंने कहा ये फाइसेलिया है, फाइसेलिया का ये वाला पर्टिकुलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं, इसे स्टूडेंट कहते हैं कॉर्मिडा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कॉर्मिडा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, इसे क्या कहते हैं, कॉर्मिडा कहते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कॉर्मिडा में क्या स्पेशल बात है, कॉर्मिडा का यूज़ क्या होता है। मैंने कहा कॉर्मिडा जो है बेसिकली यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसमें नाइट्रोजन गैस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन गैस के लिए मैंने कहा कॉर्मिडा है, और उसके बाद ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, एक सेल है। ये इसमें पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है कुछ ऐसी। मैंने कहा इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रेजोइड। क्या कहते हैं इस सेल को, इसको कहते हैं गैस्ट्रेजोइड कहते हैं। और गैस्ट्रेजोइड्स जो होते हैं ये सेल ऐसा है जिसका यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के लिए जो है गैस्ट्रोजोइड सेल जो होते हैं उसको यूज करते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली कॉर्मिडा वाले पार्ट की बात किए हैं, गैस्ट्रेजोइड वाले पार्ट की बात किए हैं। अब देखिए गैस्ट्रोजोइड जो होते हैं इसके लिए बेसिकली मैंने कहा कि ये जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, मैंने कहा ये न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं। गैस्ट्रोजोइड जो सेल होते हैं उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैंने कहा पोषण के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं। जनरली ये जो सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली डायग्राम बना रहा हूँ। बेसिकली अगर ये फाइसेलिया का डायग्राम है तो बेसिकली फाइसेलिया में कुछ इस तरह के जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस सेल्स को क्या कहते हैं, मैंने कहा हमने यहाँ पे कॉर्मिडा गैस्ट्रोजोइड स्टडी किया। नेक्स्ट टाइप का सेल फाइसेलिया के डायग्राम में जो आपको देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं गोनोजोइड। क्या कहते हैं इसे गोनोजोइड्स कहा जाता है। और ये जो गोनोजोइड्स होते हैं इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है। देखिए गोनोजोइड का जो फंक्शन होता है जनरली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। किसके लिए होता है, मैंने कहा ये जनन की प्रक्रिया या फिर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैंने कहा गोनोजोइड्स क्यों होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं इसी में ही कि नेक्स्ट सेल कौन सा होता है। अब देखिए नेक्स्ट सेल जो है ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और मैं इसको क्या बोलने वाला हूँ, देखिए मैं इस तरह के सेल्स जो कि यहाँ पर फाइसेलिया में दिखाई देता है इसको जनरली क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है डेक्टाइलोजोइड। क्या कहते हैं, डेक्टाइलोजोइड सेल कहते हैं। डेक्टाइलोजोइड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डेक्टाइलोजोइड सेल कहा जाता है। और देखिए डेक्टाइलोजोइड सेल के अगर फंक्शन की बात करते हैं कि बेसिकली डेक्टाइलोजोइड सेल का फंक्शन क्या होता है, आखिर वो कौन से कार्य हैं जो डेक्टाइलोजोइड जो है शो करते हैं, हम ये देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर इसका कार्य होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऑफेंस डिफेंस का मतलब आप बहुत बार समझ भी चुके हैं, हमने इस पर्टिकुलर टर्म को बहुत बार यूज़ कर लिया है। ऑफेंस का मतलब होता है अटैक करना, और डिफेंस का मतलब होता है खुद को बचाना। मतलब शिकार को पकड़ने के लिए, खुद की आत्मरक्षा के लिए, दोनों ही उद्देश्य के लिए ये डेक्टाइलोजोइड जो होते हैं वो जनरली यूज में आते हैं। इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफेंस एंड एज वेल एज द डिफेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे फाइसेलिया को जो है स्टडी किया। यहाँ पे मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल आपको बताए हैं हाइड्रोजोआ में, उसको हम वन मोर टाइम देख रहे हैं। हाइड्रा के बारे में जो भी स्पेशल कैरेक्टर है मैंने बता दिया यहाँ पर। अब देखिए ओबेलिया को क्या कॉमन नेम दिया जाता है, मैंने कहा इसको कहा जाता है सी फर। क्या कहते हैं, सी फर कहते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कुछ फर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है, बहुत ज्यादा यूनिक है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर होता है, बेसिकली इसे पुर्तगाली युद्ध का सैनिक कहते हैं। अब देखिए फाइसेलिया का ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिगर है वो बेसिकली किसका है, ये है फाइसेलिया का। किसका है ये, मैंने कहा ये फाइसेलिया का स्ट्रक्चर है। इसमें देख रहे हैं कि अपर पार्ट कॉर्मिडा, नाइट्रोजन गैस की बात की मैंने वहां पर। फिर यहाँ पे ये जो सेल्स प्रेजेंट है इसे गैस्ट्रोजोइड कहते हैं, ये न्यूट्रिशन के पर्पज से यूज किया जाता है। यहाँ पर गोनोजोइड सेल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के पर्पज से यूज किया जाता है। यहाँ पर एक और सेल होते हैं जिसे हम डेक्टाइलोजोइड्स कहते हैं, और ये जो है बेसिकली ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए क्या किया जाता है,
है, यूज में आता है, मतलब अटैक करने के लिए, खुद को सेव करने के लिए। यहां पर मैंने इस सिलेंट्रेटा फाइलम को क्लासिफाई किया था 3 क्लासेस में, उसमें से हमने ये फर्स्ट क्लास जो है वो क्या कर लिया है, कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्लास की तरफ, जो कि क्या है, मैंने कहा ये स्काइफोजोआ है। क्या है ये, स्काइफोजोआ है। मैं सीधे बताने वाला हूं कि अगर हम स्काइफोजोआ क्लास की बात करते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर आपको स्टडी करने हैं, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर हमारा सेकेंड क्लास कौन सा है, मैंने कहा हमारा जो सेकेंड क्लास है ये है स्काइफोजोआ। क्या है ये, मैंने कहा ये है स्काइफोजोआ। अब देखिए स्काइफोजोआ में हमें कौन कौन से कैरेक्टर को स्टडी करना है, कौन कौन से अभिलाक्षणी गुणधर्म जो है हमें स्टडी करना होता है, इसको 1 बाय 1 स्पेसिफिकली जो है हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी, इस पर्टिकुलर क्लास में भी हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर देखते हैं इसका हैबिटेट क्या है, क्या देखते हैं कि इसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, हैबिटेट क्या है। अब देखिए अगर हम हैबिटेट और प्लेस ऑफ लिविंग की बात करते हैं किसके केस में, मैंने कहा स्काइफोजोआ के केस में, तो ये कहते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली ये जो है कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली कैसे होते हैं, मैंने कहा ये कंप्लीटली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, कंप्लीटली मेराइन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कंप्लीटली मेराइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी मेंबर, इसके सभी मेंबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, मैंने कहा सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मेंबर नहीं मिलेगा इस क्लास का जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा। सभी कहाँ पे होते हैं, कंप्लीटली मेराइन नेचर का होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन नेचर के होते हैं, पूर्णतया समुद्री जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। बेसिकली ये इसका हैबिटेट होता है और स्काइफोजोआ क्लास की हम बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं आफ्टर हैबिटेट। यहां पर मैं आपको बताऊंगा वही जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था हाइड्रोजोआ में, कि उसमें क्या कहा था मैंने कि वहां पे मेटाजेनेसिस, बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलीमॉर्फिज्म की बात की थी। यहां पर देखिए इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको समझाने जा रहा हूं कि यहां पर यह कहा जाता है कि ये जो स्काइफोजोआ के मेंबर होते हैं उसमें अगर हम किस स्टेज की बात करें, अगर हम इसमें पॉलिप स्टेज की बात करते हैं, पॉलिप प्रावस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्काइफोजोआ में जो पॉलिप स्टेज होता है, स्टूडेंट क्या, मैंने कहा ये जो स्काइफोजोआ है इसमें पॉलिप स्टेज क्या होता है, मैंने कहा स्काइफोजोआ में पॉलिप स्टेज क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या होते हैं, इल डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं इल डेवलप्ड, राइट। मैंने कहा ये कैसे होते हैं, मैंने कहा अल्प विकसित होते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं इल डेवलप्ड। तो बेसिकली ये इल डेवलप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये अल्प विकसित होते हैं, या फिर समटाइम क्या कहते हैं, ये अब्सेंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अब्सेंट। अब्सेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप पहचान गए होंगे मेरे मैनर को कि मैं बेसिकली अब्सेंट, प्रेजेंट, मेरे कौन कौन से टर्म्स होते हैं शॉर्टकट वाले, वो आप पहचान गए होंगे। मैंने कहा यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पर पॉलिप स्टेज की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो भी मेंबर्स स्काइफोजोआ क्लास में आते हैं जनरली इसके लिए क्या कहा जाता है कि इसमें जो पॉलिप स्टेज होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है, या फिर ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है बेसिकली ये इल डेवलप्ड होते हैं, मतलब बहुत कम विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ। इसी में ही हम अगर किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमने पॉलिप स्टेज की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं मेडुसा स्टेज की। किसकी, अगर हम मेडुसा स्टेज की बात करते हैं तो मेडुसा स्टेज में क्या कहा जाता है कि क्या मेडुसा स्टेज में बेसिकली अगर हम मेडुसा स्टेज की बात करें तो क्या बोलेंगे कि अगर हम मेडुसा स्टेज की बात करें तो यहाँ पर मेडुसा स्टेज में ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये अगर बात करते हैं पॉलिप स्टेज तो यहाँ तो अब्सेंट होता है या इल डेवलप्ड होता है, डेवलप नहीं होता है अच्छे से। लेकिन अगर मेडुसा स्टेज की बात करते हैं तो ये मोस्टली पर्टिकुलर कौन से स्टेज में हमें देखने को मिलेंगे, मैंने कहा ये हमें मेडुसा स्टेज में देखने को मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, अब डायरेक्टली हम बात करते हैं कि अगर मेडुसा स्टेज में देखने को मिलते हैं तो ऐसे कौन से कैरेक्टर है जो यहाँ पे मेडुसा में प्रेजेंट होता है। मेडुसा जो होता है इसका स्टूडेंट बेसिकली इस मेडुसा के बारे में क्या कहते हैं कि इसके मेडुसा में जो वेलम है, वेलम के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो वेलम होता है वो बेसिकली क्या है, मैंने कहा इट इज अ स्पंजी लेयर। ये क्या, कौन सा लेयर है, ये स्पंजी लेयर है या स्पंजी स्तर होता है। और वेलम क्या होता है यहाँ पे,
अब्सेंट होता है। अगर वेलम अब्सेंट है तो इस तरह के मेडुसा को हम क्या कहते हैं? मैंने कहा ए क्रेस्पिडोट कहते हैं। क्या कहते हैं? ए क्रेस्पिडोट कहा जाता है। मतलब ये है कि पर्टिकुलर ये जो मेडुसा है, मेडुसा स्टेज इसमें अब्सेंट होता है, वेलम मेडुसा स्टेज जो है प्रेजेंट होता है उसमें वेलम अब्सेंट होता है, और इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं इसको? मैंने कहा इसको ए क्रेस्पिडोट कह सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें ए क्रेस्पिडोट टाइप का क्या प्रेजेंट होता है? मेडुसा प्रेजेंट होता है। पॉलिप स्टेज इल डेवलप्ड होता है या फिर क्या होता है? कंप्लीटली अब्सेंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये बात की। तो ये देखिए, मैंने कहा अगर पॉलिप स्टेज इल डेवलप्ड है और अब्सेंट है तो क्या यहाँ मेटाजेनेसिस होगा? मैंने कहा यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है मेटाजेनेसिस नहीं होगा। ठीक है, मेटाजेनेसिस नहीं होगा तो क्या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा? क्या मैंने कहा यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होगा, पॉलीमॉर्फिज्म भी नहीं होगा। क्यों? ये तो तब होता ना जब पॉलिप स्टेज भी डेवलप्ड होता यहाँ पर, और बेसिकली मेडुसा स्टेज तो डेवलप है ही, लेकिन यहाँ पे एक स्टेज तो है नहीं, और है भी तो इल डेवलप्ड है, तो इंटर कन्वर्जन की तो बात करेंगे नहीं। अगर इंटर कन्वर्जन नहीं होगा पॉलिप का मेडुसा में, मेडुसा का पॉलिप में, तो यहाँ पे मेटाजेनेसिस हमें कैसे देखने को मिलेगा? मैंने कहा यहाँ पे मेटाजेनेसिस अब्सेंट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब पीढ़ी एकांतरण भी क्या होता है? यहाँ पे अनुपस्थित होता है। ठीक है, हमने ये बात की। अब सीधे हम लीड करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। देखिए यहाँ पे अगर हम गैमेट्स के ओरिजिन की बात करें, किसकी? मैंने कहा यहाँ पे अगर हम किसकी बात करने जा रहे हैं? गैमेट्स के ओरिजिन की बात करने जा रहे हैं। गैमेट्स का जो ओरिजिन होता है जनरली यहाँ पर किससे होता है? मैंने कहा एंडोडर्म से होता है। कैसे होता है? एंडोडर्म से होता है। तो इसके गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे बताइए? मैंने कहा इसको कहा जाता है एंडोडर्मल गैमेट्स। क्या बोलते हैं इसको? मैंने कहा इसे कहा जाता है एंडोडर्मल गैमेट्स कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे एंडोडर्म से ओरिजिन शो करते हैं गैमेट्स, तो गैमेट्स कैसे हुए? एंडोडर्मल हुए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। मैंने कहा इस क्लास के जो भी मेंबर होते हैं उसका कॉमन नेम क्या होता है? पूरे क्लास के मेंबर का जो कॉमन नेम होता है वो बेसिकली एक सिंगल ही हमें देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? ये कॉमन नेम जो होता है स्काइफोजुआ के मेंबर्स का, जनरली वो सभी मेंबर्स जो कि स्काइफोजुआ में आते हैं उसका कॉमन नेम होता है जेलीफिश। क्या होता है? मैंने कहा इसका कॉमन नेम होता है जेलीफिश। अब ये जेलीफिश जो है इज ए कॉमन नेम ऑफ द ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द स्काइफोजुआ क्लास। ठीक है, अब देखिए हम सीधे एग्जांपल की बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन से एग्जांपल स्टडी करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। मैंने कहा एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है यहाँ पर एक एग्जांपल है। मैंने कहा ये ऑरेलिया है। क्या है ये है ऑरेलिया। अब हम बात करेंगे कि अगर ऑरेलिया की बात करते हैं जो कि स्काइफोजुआ का मेंबर होता है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फिर मैंने कहा इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जेलीफिश ही तो होगा। मैंने कहा जो भी मेंबर इसमें आएंगे सभी का कॉमन नेम क्या होगा? जेलीफिश होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड जो है इस क्लास का होता है राइजोस्टोमा। क्या होता है? राइजोस्टोमा। और राइजोस्टोमा का भी बेसिकली कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका भी कॉमन नेम क्या होता है? मैंने कहा इसका भी कॉमन नेम जेलीफिश ही होता है। ठीक है, अब ऑरेलिया की बात कर लिया हमने, राइजोस्टोमा की भी क्या कर चुके हैं? बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑरेलिया के बारे में एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो हमें स्टडी करना होता है कि ये जो ऑरेलिया है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका मेथड क्या है। यहाँ से भी मॉड्यूल्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी? अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जनरली इस पर्टिकुलर ऑरेलिया में देखने को मिलता है वो किस मेथड से देखने को मिलता है? मैंने कहा इस मेथड में स्ट्रोबिला के समान कुछ एक खंड या फिर पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन होता है। उसी स्ट्रोबिला से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली जिस प्रक्रिया से होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिलेशन। क्या कहते हैं इसको? इसे कहा जाता है स्ट्रोबिलेशन कहा जाता है। अब ये स्ट्रोबिलेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है बेसिकली जिससे क्या होता है इसमें? मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं इन सभी पॉइंट्स को वन मोर टाइम रिवाइज करने जा रहा हूं। आप सभी कंसंट्रेट होकर के इसको रिवीजन पे क्या करें? फोकस करें। मैंने क्या कहा?
फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया आपको हैबिटेट क्या है। मैंने कहा कि बेसिकली अगर हम प्लेस ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो इसका जो प्लेस ऑफ लिविंग है, मतलब इसका जो आवास स्थान होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं, ये हमेशा ऑल द टाइम कहाँ मिलते हैं, सी वाटर में मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली एक भी सिंगल मेंबर ऐसा नहीं होता है जो फ्रेश वाटर में मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिप स्टेज। पॉलिप स्टेज या तो कंप्लीटली एब्सेंट, अगर प्रेजेंट होता है तो वो बहुत ज्यादा कम डेवलप्ड होता है, इसे इल डेवलप्ड कहते हैं, अल्प विकसित कहते हैं, हाशित प्रकार का, रिड्यूस टाइप का होता है। मेडुसा स्टेज होता तो है, मैंने कहा मोस्टली ये मेडुसा फॉर्म में ही मिलते हैं, लेकिन मेडुसा में क्या एब्सेंट होता है, वेलम एब्सेंट होता है। अगर वेलम एब्सेंट है तो इस तरह के मेडुसा को हमने क्या बोला, इसे बोला ए क्रेस्पिडोट। क्या बोला, ए क्रेस्पिडोट। यहाँ पे गैमेट्स का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर इंटर कन्वर्जन नहीं है, पॉलिप स्टेज अगर नहीं है तो इंटर कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब पॉलिप मेडुसा में चेंज नहीं होगा, मेडुसा पॉलिप में चेंज नहीं होगा, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटाजेनेसिस भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी एब्सेंट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म तो एब्सेंट होगा ही। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कॉमन नेम, तो ऑल द स्पीसीज विच जनरली बिलोंग टू द हाइड्रोजोआ क्लास, उसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ऑरेल, जेली फिश होता है। क्या होता है, जेली फिश होता है। ऑरेलिया की अगर बात करते हैं और राइजोस्टोमा जो इसी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर होता है, इन दोनों का कॉमन नेम क्या होता है, जेली फिश होता है। अब देखिए इस ऑरेलिया में मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये क्या है, मैंने कहा asexual reproduction in case of Aurelia it generally occurs takes place by the strobulation method। strobulation में क्या बनते हैं, स्ट्रोबिला लाइक फ्रेगमेंट्स या फिर खंड या फिर पार्ट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास जिसे हमें स्टडी करना है। हम यहाँ पे थर्ड क्लास को देखने वाले हैं। ठीक है, थर्ड क्लास जो है वो क्या है आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। थर्ड क्लास जो है सीलेंटेटा फाइलम का हमारा लास्ट क्लास है। ये कौन सा है, मैंने कहा ये क्लास होता है बेसिकली क्या, इसे हम कहते हैं एंथोजोआ। क्या कहते हैं, इसे एंथोजोआ कहते हैं। एंथोजोआ को ही क्या कह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्टिनोजोआ। क्या कहते हैं, एक्टिनोजोआ कहा जाता है। अब इस पर्टिकुलर क्लास के जो भी हमें जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करना है उसे हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। अब देखिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें 50% जो क्वेश्चंस हैं वो जनरली इसी पर्टिकुलर सिंगल क्लास से होता है। क्यों, क्योंकि जो भी मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं उसके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि एंथोजोआ जो है उसमें हमें क्या क्या स्टडी करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एंथोजोआ जो है, पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की। तो यहाँ पे मैं हैबिटेट को यहाँ ले रहा हूँ, मैंने कहा बहुत सारे एग्जाम्पल है इसीलिए स्पेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हैबिटेट को यहाँ लेने जा रहा हूं। मैंने कहा अगर हम हैबिटेट की बात करें, किसकी, अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो होता है वो जनरली इसका क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, मैंने कहा ये भी जो है स्काइफोजोआ की तरह ही ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये भी पूर्ण रूप से समुद्री होते हैं। मतलब कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली मेराइन होते हैं। कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली मेराइन होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, मैंने कहा ये जो है हमेशा ऑल द टाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, मैंने कहा अगर हम एंथोजोआ क्लास की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम गैमेट्स के ओरिजिन की बात करें तो इसमें गैमेट्स का ओरिजिन जो है वो एंडोडर्म से होता है। कैसे होता है, मैंने कहा जनरली द ओरिजिन ऑफ गैमेट्स इज डन फ्रॉम द एंडोडर्म। सो यहाँ पे गैमेट का नेचर क्या होगा, एंडोडर्मल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बात किया कि गैमेट्स जो है अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी गैमेट्स का ओरिजिन कैसा होगा, एंडोडर्म से होगा। कैसा होगा, एंडोडर्म से होगा। एंडोडर्म से होने वाले गैमेट को क्या कहते हैं, एंडोडर्मल गैमेट कहते हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिकली क्या, जिसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस। तो उससे पहले मैं इसके जो 2 पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं उसकी बात करने जा रहे हैं। तो एंथोजोआ क्लास में क्या होता है, ये कहा जाता है इसमें मेडुसा स्टेज अब्सेंट होता है। क्या होता है, मेडुसा स्टेज अब्सेंट होता है। और ये ओनली किस पर्टिकुलर स्टेज में मिलते हैं, ये जो है ओनली इन पॉलिप स्टेज में ही मिलते हैं। किस में मिलते हैं, ओनली इन पॉलिप स्टेज। यहाँ पे क्या अब्सेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर बेसिकली मेडुसा स्टेज जो होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। देखिए मैंने स्काइफोजोआ में क्या बोला कि यहाँ पे पॉलिप जो था वो क्या था, या तो अब्सेंट था या इल डेवलप्ड था या रिड्यूस टाइप का था।
लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर एंथोजोआ में हम क्या कह रहे हैं, एंथोजोआ में कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिप स्टेज में ही पाए जाते हैं। मेडुसा स्टेज क्या है, यहाँ पर अब्सेंट है। अगर मेडुसा अब्सेंट है तो यहाँ पर भी मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिलेगा नहीं, यहाँ पर भी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडी एकांतरण देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये केवल एक सिंगल स्टेज में प्रेजेंट होता है, सिंगल प्रावस्था में, केवल एक ही प्रावस्था में प्रेजेंट होता है, तो क्या यहाँ पर मेटाजेनेसिस होगा? मैंने कहा नहीं, मेटाजेनेसिस जो है यहाँ पर नहीं होगा। मैंने कहा मेटाजेनेसिस भी नहीं होता। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इसका कॉमन नेम। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं कि बेसिकली कॉमन नेम जो है इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर का क्या होता है, तो बेसिकली ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के मेंबर का जो कॉमन नेम होता है वो क्या होता है, इसे हम कहते हैं कोरल्स। क्या कहते हैं? कोरल्स कहते हैं। और कोरल्स जो है इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो बॉडी है वो किससे बना होता है, मैंने कहा ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मैंने कहा एंथोजोआ में बेसिकली जो भी मेंबर्स आते हैं, जो भी स्पीसीज आते हैं, उनका कॉमन नेम क्या होता है? इनका कॉमन नेम कोरल्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोरल्स बेसिकली हम उन्हें कहते हैं जिनका बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, हमने इसके कॉमन नेम की बात कर ली। अब डायरेक्टली हम नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। बेसिकली हम अब सीधे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है हमें कौन कौन से स्टडी करने हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्पल को आपको जो है इन्हें स्पेसिफिक मैनर में अपने ब्रेन में रखना है। इसके कॉमन नेम क्या क्या होते हैं वहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर। बेसिकली फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो बेसिकली एक क्या होता है, एक सिलेंट्रेट होता है और इसे हम कोरल्स कहते हैं। और ये किस पर्टिकुलर क्लास में आता है? ये एंथोजोआ क्लास में आता है। क्या एग्जाम्पल है कि ग्रेट बैरियर रीफ, और कहाँ मिलते हैं ये? मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये एंथोजोआ जो क्लास होता है उसी का क्या है, एक मेंबर होता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होता है इसे हम कहते हैं लेगून। क्या है? मैंने कहा ये लेगून पे बहुत बार क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेगा कि लेगून जो है वो जनरली एक सिलेंट्रेट तो है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें लेगून की तो यहाँ पे लेगून जो है वो किस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि बेसिकली तीन तरफ से, मैंने कहा कि जो है थ्री साइड से क्या हो, लैंड हो, मतलब वहाँ पे पानी ना हो, क्या हो, लैंड हो, और बीच में पर्टिकुलर जो भी पार्ट बचा हुआ है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर प्लेस के लिए लेगून टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा ये देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं लेगून की तो मैंने कहा तीन तरफ से क्या होता है, मैंने कहा थ्री साइड से यहाँ पर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। मैंने कहा ये लैंड प्रेजेंट होता है और इसी लैंड पे मैंने कहा क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर इस तरह से जो है, मैंने कहा यहाँ पर सिलेंट्रेट्स क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है और तीन तरफ से ये क्या है, बेसिकली ये है लैंड। और मैंने कहा बेसिकली इसके जो भी बीच वाला पर्टिकुलर पोर्शन है या फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहाँ पर भी क्या होता है, वाटर होता है। बेसिकली ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी वाटर होता है, और ये जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर भी क्या होता है, वाटर होता है। और इस पर्टिकुलर के लिए ही हम क्या यूज़ करते हैं, लेगून टर्म का यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि लेगून की बात करें तो लेगून जनरली क्या होता है, वो पर्टिकुलर स्पेस होता है, वो जगह है जिसके लिए हमने क्या कहा, ये वो पर्टिकुलर स्पेस है जिसके लिए हमने कहा कि ये तीन तरफ से क्या है, लैंड से घिरा हुआ है, और बेसिकली मैंने कहा उसके बीच में या जो भी रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं जो बेसिकली इसी ही
मेंबर होता है, इसी क्लास का मेंबर होता है। अवर थर्ड एग्जाम्पल इज गॉर्गोनिया। क्या है, हम इसको कह रहे हैं गॉर्गोनिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल गॉर्गोनिया है। अब उसके बाद गॉर्गोनिया के बाद जो एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं पेनेटुला। ठीक है, एक तो होता है गॉर्गोनिया और एक क्या है, पेनेटुला। लेकिन इन दोनों का जो है कॉमन नेम क्या होता है, जनरली यहां से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा गॉर्गोनिया जो है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेसिकली क्या, इसको कहते हैं सी फैन। क्या कहते हैं, सी फैन कहते हैं। देखिए सी फर हमने ओबेलिया में देखा था। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजोआ में कि ओबेलिया जो जनरली होता है उसको सी फर कहते हैं। मैं यहाँ पे यूज किया है मैंने सी फैन। सी फैन किसका कॉमन नेम होता है, सी फैन मतलब समुद्री पंखा जो है वो गॉर्गोनिया का बेसिकली क्या होता है, कॉमन नेम होता है। अब देखिए पेनेटुला को क्या कहते हैं, पेनेटुला को कहा जाता है बेसिकली क्या, इसको कहते हैं सी पेन। क्या कहते हैं, सी पेन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सी फैन मैंने कहा समुद्री पंखा तो किसका कॉमन नेम है, गॉर्गोनिया का। लेकिन ये जो सी पेन होता है वो पेनेटुला का कॉमन नेम होता है। इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को ही समटाइम लिखा होता है, इसी को सी फीदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सी फीदर भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा ये होता है एडम्सिया। क्या होता है, एडम्सिया। एडम्सिया के बारे में तो आपने स्टडी कर भी रखा है। बाय रेडियल सिमेट्री में मैंने आपको जब बेसिक्स पढ़ा रहा था प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडम्सिया जो होता है इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही हम कहते हैं सी एनीमोन। क्या कहते हैं, सी एनीमोन कहा जाता है। और सी एनीमोन के लिए ही मेट्रीडियम टर्म भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सी एनीमोन, एडम्सिया, मेट्रीडियम बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, ये होता है फंगिया। क्या होता है, फंगिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है बेसिकली क्या, फंगिया के बाद या फिर मैंने कहा फंगिया जो है उसके बाद हम स्टडी करते हैं मीनड्रीना। मीनड्रीना भी इसी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर होता है, मीनड्रीना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है कोरेलियम। क्या है, कोरेलियम होता है। अब इन तीनों एग्जाम्पल का हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, इसका बेसिकली हम कॉमन नेम क्या होता है हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने फर्स्ट जो यहाँ पे 6 नंबर पे जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल वो क्या है, फंगिया। और फंगिया जो है इसके लिए क्या कहते हैं, फंगिया के लिए ये कहा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है मशरूम कोरल। क्या होता है, मशरूम कोरल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मेंबर इस एंथोजोआ में आते हैं बेसिकली उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कोरल कहते हैं सभी को। और बेसिकली अगर हम किसकी बात करें, अगर हम फंगिया की बात करते हैं तो फंगिया जो है उसका कॉमन नेम क्या होता है, मशरूम कोरल होता है। अगर हम मीनड्रीना की बात करते हैं, मीनड्रीना को कहते हैं ब्रेन कोरल। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है ब्रेन कोरल। ठीक है, अब उसके बाद कोरेलियम की बात करते हैं। कोरेलियम जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है रेड कोरल। क्या कहते हैं, इसे रेड कोरल कहते हैं। इन सभी के कॉमन नेम जो है आपको इसी पर्टिकुलर मैनर में याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने कहा 50% क्वेश्चन जो है मॉड्यूल्स में इस पर्टिकुलर सिलिंड्रा फाइलम का जो है एक सिंगल क्लास से ही देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, एंथोजोआ। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कॉमन नेम है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और लास्ट एग्जांपल जो मैं आपको बताने वाला हूं ये क्या है, लास्ट एग्जांपल हम यहां डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जो है बेसिकली ये होता है ट्यूबिपोरा। क्या है, ट्यूबिपोरा। अब ट्यूबिपोरा जो है ये भी एक सिलेंट्रेटा होता है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। इसका कॉमन नेम होता है ऑर्गन पाइप कोरल। क्या होता है, ये कुछ एक पाइप या जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इन सभी का कॉमन नेम इनके मॉर्फोलॉजी पे दिया गया है, मतलब बाह्य आकारी की और या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिया गया है। अगर हम ट्यूबिपोरा की बात करते हैं इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। यहां पर ऑल द पॉसिबल एग्जांपल विच जनरली बिलोंग टू द एंथोजोआ क्लास, उसे हमने 1 by 1 स्टडी किया। यहां पर मैंने 9 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, उन सभी के मैंने क्या बताए हैं, यहां पर मैंने बताए हैं उन सभी के
कॉमन नेम, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स जो हमने स्टडी किया उसको वन मोर टाइम आपको रिवाइज करवाने वाला हूं, ताकि सिस्टमेटिक वे में आप इसे लर्न कर पाएं, जब भी आपको जरूरत हो इसे रिकॉल कर पाएं। देखिए मैंने आपको बताया एंथोजोआ के हैबिटेट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ये कंप्लीटली मेराइन होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीटली मेराइन होते हैं। गैमेट्स का ओरिजिन एंडोडर्म से होता है, और एंडोडर्म से अगर किसी पर्टिकुलर गैमेट्स का ओरिजिन होता है तो उस तरह के गैमेट्स को क्या कहते हैं? एंडोडर्मल गैमेट्स कहते हैं। उसके बाद देखिए ये केवल किस स्टेज में मिलते हैं? मैंने कहा पॉलिप स्टेज में ही मिलते हैं, जहां पर मैंने कहा कि यहां पर अगर पॉलिप स्टेज में मिलते हैं मतलब मेडुसा स्टेज क्या है? एब्सेंट है, तो इंटर कन्वर्जन तो शो करेंगे नहीं, तो यहां पर क्या एब्सेंट होता है? मैंने कहा अगर मेडुसा एब्सेंट है तो बेसिकली इंटर कन्वर्जन नहीं होगा, इसीलिए यहां मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीडीए का आंतरण भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम के लिए मैंने कहा कि इसको जो है सामान्य रूप से जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य इस वर्ग से संबंधित होते हैं उसका कॉमन नेम होता है कोरल्स। और कोरल्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी जो है पर्टिकुलर किस केमिकल सब्सटेंस, किस रासायनिक पदार्थ से बना है? मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। सेकंड एग्जांपल क्या है? लैगून है। लैगून किसको बोला? मैंने आपको बताया कि यहाँ पे थ्री साइड से, तीन तरफ से यहाँ पे लैंड होते हैं, स्थल होते हैं, और बीच में क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली जो भी खाली जगह है वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। इस पर्टिकुलर जगह के लिए मैंने लैगून टर्म यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल गोर्गोनिया। गोर्गोनिया और पेनिटुला, इन दोनों एग्जांपल के कॉमन नेम में कंफ्यूजिंग रहता है या फिर मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट के माइंड में, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा सी फैन इज अ कॉमन नेम ऑफ गोर्गोनिया, व्हाइल द अनदर हैंड मैंने कहा कि बेसिकली पेनिटुला जो है उसका सी पेन होता है, गोर्गोनिया का सी फैन होता है, ओबेलिया का सी फर होता है। ये तीनों कॉमन नेम अलग अलग ऐसे ही आपको सीक्वेंसली लर्न करना है। सी पेन को सी फीदर भी लिखा जाता है। बेसिकली अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एडम्सिया या फिर सी एनीमोन। एडम्सिया सी एनीमोन को मेट्रीडियम भी कहते हैं, जिसके बारे में आपने बायरेडियल सिमेट्री द्विअरीय समिति में पढ़ लिया है। उसके बाद फंगिया। फंगिया जो है जनरली मशरूम कोरल को कहते हैं, और इसके जो मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकार की है, वो बेसिकली मशरूम जैसा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे मशरूम कोरल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मीनड्रीना। मीनड्रीना को हम क्या कहते हैं? ब्रेन कोरल कहते हैं। और लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ये था कोरेलियम, जिसे रेड कलर, एंड क्या ट्यूबिपोरा, जिसे हम ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। तो हमने यहां पर जो है इसके क्लासिफिकेशन को देखा। ये लेक्चर जो है सिलेंड्रेटा फाइलम के जो भी 3 क्लासेस होते हैं जिसको हमने उसके शारीरिकी और ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, उसके बारे में हमने क्या किया? स्टडी किया, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो फाइलम है वो क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है, टिनोफोरा फाइलम है, उसके कैरेक्टर्स जनरली क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। वो बहुत सबसे छोटा फाइलम होता है, मतलब एक सिंगल डे में क्या हो जाएगा? वो फिनिश हो जाएगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टिनोफोरा का टॉपिक रहेगा, लेकिन उसके बाद टिनोफोरा और एज वेल एज सिलेंट्रेटा दोनों के क्वेश्चन जो है मिक्स करके हमारा जो तरीका रहता है कि हम 20 to 30 क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे उसका क्या करूंगा मैं? अगेन इसी तरह से जो है टेस्ट लिया जाएगा। आप सभी जो है अपने कंटेंट को डेली बेसिस पे रिवाइज करें। तो हमारा जो नेक्स्ट कल का जो सेगमेंट रहेगा, कल का जो फाइलम है वो हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, आवर 4th फाइलम विच इज नोन एज टिनोफोरा फाइलम। हम टिनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स, उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा फाइलम है, स्पीसीज जो है इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब जनरली जीवों की संख्या भी कम होती है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कल का टॉपिक क्या है? कल इसी टाइम पे मिलेंगे हम दोबारा से लाइव सेशन में। कल का टॉपिक होगा टिनोफोरा फाइलम, ठीक है। जय हिंद, जय राजधानी।